सृष्टिकर्ता ब्रह्मा द्वारा रची गई सृष्टि के प्रथम दिवस के शुभ अवसर पर रचना हुई मेरी। हाँ, यही वो दिन था जब मेरी स्थापना हुई, यानी मैं स्थापित हुआ। आप सोच रहे होंगे कि मैं कौन हूँ और किसकी बात कर रहा हूँ। मैं राजस्थान हूँ। आपके लिए ये शुभ स्वर होगा कि श्वेत वाराह कल्प के 7वें मनवंतर में, कलयुग के प्रथम चरण में, जम्बू द्वीप के भरतखंड आर्यावर्त ब्रह्मवर्त देश में, कन्याकुमारिका क्षेत्र में, गंगा यमुना और अब विलुप्ततः मानी जाने वाली अंतः सलिला सरस्वती के तट पर, नर्मदा के उत्तर में, शुभकृत संवत्सर 2006 में चैत्र शुक्ला प्रतिपदा यानी बुधवार 30 मार्च सन 1949 को मेरा जन्म हुआ। जन्म के पश्चात मैं कहलाया राजस्थान, यानी मैं राजस्थान स्वयं ही अपनी गाथा से आपको परिचित करवा रहा हूँ, क्योंकि मैं राजस्थान हूँ। पूरे भारतवर्ष में भौगोलिक दृष्टि से सबसे बड़ा प्रदेश। आज मैं जो भी हूँ अपने विगत से बहुत अलग हूँ, इसीलिए अपनी गाथा खुद ही सुना दिखा रहा हूँ। मुझे ये बताने में कोई दम्भ नहीं है कि राजस्थान केवल एक शब्द नहीं, बल्कि संपूर्ण इतिहास और संस्कृति का विशद आख्यान है। नित्य छिप जाने वाली और प्रतिदिन के प्रभात में चिर नवीन रश्मियां यहाँ बिछ जाती है। हजारों सालों से प्राचीनतम भूगर्भ की परतों में अंकित शिलालेखों और काव्यों में गाया जाने वाला इसका वैभव है। विश्व के पहले प्रामाणिक ग्रंथ ऋग्वेद में मुझे मरु प्रदेश के नाम से जाना जाता है। महाभारत सहित कई प्राचीन ग्रंथों और महाकाव्यों के साथ ही साथ इतिहास की अनगिनत पोथियों में मेरे कई रूप और रंग दर्ज हैं। ये सब मेरी समन्वित संस्कृति और जीवंत विकास की अभिव्यक्ति है। अरावली, जिसे आड़ावली भी कहा गया है, कि पर्वत श्रृंखला और लगभग 65% रेगिस्तान के विस्तृत भूभाग ने पहले मुझे कई छोटी मोटी रियासतों में बांट रखा था। किसी ने मेरा नाम राजपूताना भी रखा था, क्योंकि मेरी अधिकांश रियासतों पर राजपूत वंशों का शासन था। मारवाड़, मेवाड़, ढूंढाड़, हाड़ौती, वागड़, मेवाड़, मेवात, शेखावाटी और बागड़ पहले भी मेरे हिस्से थे और आज भी ये सब मेरे शरीर के हिस्से हैं। वैसे कृष्ण की रसभूमि ब्रज भी मेरे साथ है। मुझे विभिन्न रंग, विविध बोलियां और वेशभूषाएं सजाए हुए हैं। कवि वियोगी हरिन ने इस मरुभूमि को शौर्य की सरिता से सिंचित प्रदेश बताते हुए कहा, शौर्य सरित सिंचित जहां, जूझन खेत हमेश, मारवाड़ आस देश को कहत मूढ़ मरुदेश। मंदाकिनी गीति काव्य की साम्राज्ञी महिमामयी मीरा की अलौकिक भक्ति और प्रेम, बप्पा रावल,
महाराणा कुंभा का शूर शिरोमण सांस्कृतिक व्यक्तित्व, महाराणा प्रताप, हम्मीर, चंड पृथ्वीराज, दुर्गादास राठौड़ और राज सिंह सरीखे शूरवीरों से अलंकृत इस मातृभूमि के संबंध में अंग्रेज इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड ने एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में लिखा है, राजस्थान में कोई छोटा सा राज्य भी ऐसा नहीं कि जिसमें थर्मोपोली जैसी रणभूमि न हो, और शायद ही कोई बस्ती मिले जहां लियोनिडास जैसा वीर पुरुष पैदा नहीं हुआ है। याद करूं, याद करूं हल्दी घाटी, नैना में रक्त उतर आवे, सुख दुख रो साथी। विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं वाले संस्थानिक क्षेत्र राजस्थान की ऐतिहासिक विरासत और गौरवपूर्ण इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यानी क्रांति का भी है। हमें याद रखना चाहिए कि भारतवर्ष पर बरतानी शासन की नींव भी राजस्थान के अजमेर सूबे से ही 10 फरवरी सन 1616 को पड़ी थी, जब ब्रिटेन के राजा के दूत सर थॉमस रो ने मुगल बादशाह जहांगीर से यहां आकर इजाजत मांगी थी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक सल्तनत के रूप में इस धरती को निगलने लगी थी। तब एक बार फिर से वीर शूरवीरों से समृद्ध इस भूमि ने वीर प्रसविनी धरा के रूप में सारे विश्व में अपनी पहचान बनाई। रणबांकुरों की तेज तलवार और रक्त की स्याही से इसका इतिहास लिखा गया। तब बूंदी के महाकवि सूर्यमल मीसर ने कहा था, इलान देणी आपणी हालरियां हुलराय, पूत सिखावे पालने मरण बढ़ाई माय। बलिदान, स्वाभिमान, शौर्य, औदार्य, त्याग और स्वतंत्रता की चिर जागृत आकांक्षा के कारण मेरी धरा के हर शूरवीर और सिपाही के लिए मृत्यु भी मंगलोत्सव बन गई। तभी तो एक चारण कवि ने कहा, घर जाता द्रम पलटता त्रिया पड़ता ताव, ए तीनों दिन मरण रा कुण रंक कुण राव। अर्थात जमीन जा रही हो, धर्म पर आघात हो, नारी के सम्मान पर आँच हो, ये तीनों ही दिन मरण के हैं। इनमें सभी एक समान हैं, न कोई सामान्य न कोई राजा। 1857 की क्रांति में ये सब भी नजर आया। जब 1857 की क्रांति हुई तो इसका एक तरह से अनुकरण यहाँ भी आरंभ हो गया। जैसे गोपाल सिंह खरवा थे, उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र करने की कोशिश की। इसी तरह से उन्होंने अजमेर से और नसीराबाद से हथियारों को लेने की कोशिश की ताकि हथियार हमारे पास आ जाएं। तो गुप्त रूप से ऐसे संगठन बन चुके थे यहाँ कि जहाँ ये लोग इनसे विरोध में थे अंग्रेजों के, और ख़ास तौर से सामंत थे, ये समझते थे कि हम तो अपने आप में स्वतंत्र हैं, तो ये भी शामिल हो गए। यहाँ का 1857 का आंदोलन जो था वो कम नहीं हुआ, इसलिए यहाँ राजस्थान में पृष्ठभूमि बनी हुई थी। और जो ही 1857 की क्रांति हुई, उसकी बिगल बजी, तो यहाँ राजस्थान में भी सब लोग स्वतंत्र होने के लिए उतारू हो गए। जगह जगह अंग्रेजों के बंगले जलाए गए, उनकी फाइलें जलाई गई और इन लोगों ने अपने आप को स्वतंत्र करने की कोशिश की। तत्कालीन राजपुताने की विभिन्न रियासतों, छोटे ठिकानों और बरतानियों द्वारा बनाई गई सैनिक छावनियों में ये दुर्भाग्य की बात रही कि बड़ी रियासतों के राजा मूक दर्शक बनकर रह गए।
बल्कि उन्होंने अपने क्षुद्र हितों के लिए राष्ट्रीय हितों को भी तिलांजलि दे दी और वे अंग्रेजी सरकार की कठपुतली बनकर रह गए। जयपुर, बूंदी और कोटा तीनों ही रियासतों के शासकों का नाम था राम सिंह। जयपुर के राम सिंह तो क्रांतिकारियों को दबाने घोड़ा लेकर निकल पड़े। कोटा में तो क्रांतिकारियों ने शासन ही अपने हाथ में ले लिया। कोटा में 1857 की क्रांति की प्रकृति सारे देश के से विभिन्न थी। उसका कारण ये है कि यहाँ पर एक दिन तो यह क्रांति अंग्रेज़ों के खिलाफ थी, बाकी 6 महीने क्रांति या जो विद्रोही थे वो कोटा की जनता से, कोटा के सेठ साहूकारों से, कोटा के जागीरदारों से और कोटा के राजा से लड़ती रहे। इसलिए अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो क्रांति थी वो एक दिन की थी और उस क्रांति में जो बर्टन पॉलिटिकल एजेंट और उसके 2 पुत्र और 2 अन्य यूरोपियंस मारे गए, उसमें महाराज राम सिंह जो कोटा के राजा थे उनका हाथ बतलाया गया था और इसीलिए अंग्रेज़ों ने उनकी सलामी की गन्स में 2 की कमी कर दी थी। राम सिंह इसलिए नाराज़ थे कि कोटा राज्य से कुछ परगने लेकर अलग झालावाड़ राज्य का निर्माण किया गया था और कोटा राज्य बहुत छोटा हो गया था, इसलिए अंग्रेज़ों से अपने मन में ख़िलाफ़ थे और जनता को उकसाने में उनका कहीं हाथ था। और दूसरी ओर उन्होंने जो बर्टन के साथ गार्ड किए वो राजपूत गार्ड नहीं थे बल्कि सिख गार्ड थे, जो कि पहले चार्ज में ही भाग खड़े हुए और बर्टन को विद्रोहियों ने और जनता ने मार दिया। ब्रिटिश हुक्मरानों के साथ ही साथ महाराव राम सिंह को भी उनके आगे झुकना पड़ा। 57 की क्रांति में इस भूमि पर अवस्थित नसीराबाद और नीमच की छावनियों में भीषण विद्रोह हुए। उनका साथ देने आहुआ और आसोम के ठिकानेदार भी पीछे नहीं रहे। आयरनपुरा की छावनी में जब सिपाहियों ने विद्रोह किया तो उन्होंने दिल्ली की तरफ कूच किया था। रास्ते में उनका रास्ता पाली होके जाने का था, लेकिन खुशहाल सिंह जी ने उनको निमंत्रण भेजा और कहा कि आप अगवा होके निकलिए, हम भी आपकी मदद करेंगे। उसके बाद अगवा में 3 बार युद्ध हुआ, 3 बार उन्होंने अंग्रेज और जोधपुर स्टेट फोर्सेस को 3 बार हराया। उस दरमियान मेजर मार्क मेसन को मार के उनका सिर बाहर पॉल के ऊपर दरवाजे पर टांगा था। उससे अंग्रेज इतने गुस्सा हो गए कि उन्होंने कहा कि अगवा को तो पूरा नष्ट करना है। बीकानेर की आर्काइव्स के अंदर अभी भी वाइसरॉय का लेटर पड़ा है जिसमें साफ लिखा है कि कंप्लीटली एनाइलेट अगवा। उनको जब मालूम हुआ कि अगवा अपने भाइयों के ऊपर आफत आई है तो वो यहाँ से निकल गए अपने आदमियों को लेकर और रास्ते में आलनी आवास, बाजवास और गूलर ये रास्ते में पड़ते थे तो इनको साथ ले लिया। तो ये भी काफ़ी आदमी लेके वहाँ पहुँच गए और वहाँ अगुए ठाकुर साहब तो वहाँ थे नहीं उस टाइम, वो मेवाड़ गए हुए थे। तो इन्होंने लड़ाई मोल दे ली, चालू कर दी। फिर उनको इतला हुई कि वहाँ फौज आई है तो फिर वो मेवाड़ से आए अगवा खुशहाल सिंह जी और फिर वहाँ लड़ाई हुई। कर्नल मेसन जो था उनका वो वहाँ मारा गया वहाँ। उससे 12 साल तक ये जागीर जब्त रही और 12 साल तक वो एग्जाइल में बाहर रहे। फिर वो दिल्ली भी गए एक्सपीडिशन लेके। 57 की क्रांति के दौरान ही राष्ट्रवादियों ने दिल्ली कूच कर दिया, लेकिन दुर्भाग्य, समर्थन और साथ नहीं मिलने से ये सब मायूस। मालवा के क्रांतिकारी तात्या टोपे ने भी राजपुताने की तत्कालीन रियासतों की चूलें हिला दी। उसने सुदूर बांसवाड़े के शासक को तो भगाया ही, शेखावाटी तक में अपनी दस्तक दे दी। मूलतः सहायता की आशा से क्रांतिया टोपे है वो शेखावाटी के इलाके में आया था और लक्ष्मणगढ़ किले में घिर गया। तो उस किले से उसे फिर बाहर निकालने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका शंकरदान सामोर की थी। तो उन्होंने वहाँ से निकाला उसे और निकालने के लिए लोगों से सहायता मांगी, घोड़ों की,
योद्धाओं की। तो कुछ लोगों ने सहायता दी, कुछ ने नहीं दी। जिन्होंने सहायता दी उनका तो वैसे उन्होंने उल्लेख किया अपने साहित्य में, जिन्होंने नहीं दी उनकी भर्त्सना की है, उन्होंने निंदा की है। तो उसको वहाँ से फिर लक्ष्मणगढ़ से निकाल कर वाया रतनगढ़ के रास्ते, क्योंकि सीधा इधर तो सामने सारे के सारे पकड़ने के लिए बैठे थे, तो रतनगढ़ ले गए वो, और रतनगढ़ से फिर उसको वापस दक्षिण दिशा में बोबासर लाए। और बोबासर लाने के बाद में भी पीछा हो रहा था, इसलिए सोचा कि यहाँ भी सुरक्षित नहीं है। वहाँ से उसे बोबासर में जहाँ रुके, वो पृथ्वी सिंह जी का गढ़ था, पृथ्वी सिंह सांबा और चचेरे भाई थे शंकरदान के, उन्होंने बड़ी हिम्मत की, हौसले से रोका। उसके बारे में एक दोहा भी प्रसिद्ध है कि गढ़ भी पृथ्वी सिंह गुणी गोरा मेट गरूर, मर्द तांतियेरी मदद की उन बेल करूर। मतलब उस कठिन बेला में जो मदद करने का काम किया वो ऐतिहासिक कार्य है। और वहाँ से उसे सन्यासी के वेश में फिर बीकानेर कोलायत होते हुए, सीधा बीकानेर भी नहीं गए, कोलायत होते हुए सीधा दासोड़ी ले गए, और दासोड़ी से फिर उधर जालोर के किनारे से होते हुए गुजरात में प्रवेश किया। और हमारे यहाँ ये मान्यता है कि गुजरात में फिर दयानंद एकदम छोटे ही थे, तो दयानंद कोई उन्होंने अपनी ये संन्यास वाली विरासत है ना, वो दयानंद को उन्होंने सौंपी बताई, और वो अंग्रेज़ों के हाथ नहीं पकड़े नहीं गए, इस प्रकार की मान्यता है। और उनके बारे में शंकरदान के गीत तो बहुत प्रसिद्ध है ही कि जठे गयो जंग जीपियो खटके बिन रण खेत, तकड़ो लड़ियो तांतियो हिंद था नरे हेत, मचायो हिंद में आखी तैल को तांतिये मोटो घोटोजे में घुमायो, लंक में हणु घोर रचायो रुलंती राजपूती रो आखरी रंग, जंग में दिखायो सुवायो अथाग जोर, हुई हताश राजपूती छोड़ियो छत्रिया हाथ, साथ चंगो शोधियो दिखणी महासूर, बिरदधार छत्तीसा बंसरो बना रणा बांको वीर, नीरधारी हिंदरो बंचायो सागी नूर, खजाना लूटिया सो तो डाओड़े हाथरा खेड़ा, बेड़ा गोला बरसंता खोसली तोपा भोत, हरजाना भराया फौजा पाल्टी दोइणा हूत, फिरंगियां जय चंदा ने खिला तो गयो फोत, कड़कती आकाश बीज कठे ही जाऊती पड़े, छड़े तांतियेरी वेगी इसी ही छलांग, खड़कती नद्यारा खाड़ माय हुतो पाड़ खड़े, लड़े इणा बीदी लाखा हूत एक लांग, मचायो हिंद में आकी तैल को तांतिये मोटो। अब आपको ले चलती हूँ 1857 की क्रांति से आगे, नैराश्य और अवसाद में डूबी राजस्थान सहित समूचे भारतवर्ष की धरती पर। अपने गर्त से निकलने को कई सामाजिक सुधारकों संतों का अवतरण हुआ। 1885 में ही कांग्रेस सरीखी संस्था का भी प्रादुर्भाव हुआ, जिसने मेरी इस धरती सहित पूरे देश ही नहीं दुनिया भर में इस भूमि का परचम लहराया। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में मेरी उर्वरा पर राष्ट्रीय चेतना और नव जागरण की एक नई अलख जगाई। इसका असली प्रभाव तो यही आया कि आम जनता को अंग्रेजों की असलियत समझ में आई ही अपनी आजादी का मूल्य भी समझ में आया। इसी समय देसी रियासतदारों और ठिकानेदारों को भी अंग्रेजों की तरह ही समझ में आ गया कि अगर उन्हें अपना राजपाट कायम रखना है तो उन्हें अपने रंग ढंग बदलने पड़ेंगे। यही वो समय था जब उस समय के बंगाल से आए नरेंद्र देव को खेतड़ी नरेश अजीत सिंह ने विवेकानंद नामकरण देने का अभूतपूर्व कार्य किया। अजीत सिंह ने ही उन विवेकानंद की विश्व धर्म सभा की यात्रा का बंदोबस्त किया। विश्व पटल पर भारतीय धर्म दर्शन की पताका इन्हीं विवेकानंद ने लहराकर मुझे गौरवान्वित किया। मुझे खुशी है कि गुजरात की टंकारा से आए दयानंद सरस्वती ने मेरे आगोश में ही मेवाड़ के नौलखा महल में रहकर वेदों के उत्कर्ष सत्यार्थ प्रकाश की रचना की। वे दिवंगत भी तत्कालीन सेंट्रल स्टेट अजमेर में ही हुए। दयानंद सरस्वती और विवेकानंद की समाज सुधार और राष्ट्रवादी संदेशों की बदौलत ही मेरी धरती पर सामंतवाद और बरतानी हुकूमत के खिलाफ एक बार फिर से मुखालफत शुरू हो गई। शुरुआत की डूंगरपुर के बांसिया गांव में सन 1858 में जन्मे गोविंद गिरी ने स्वामी दयानंद सरस्वती से प्रेरित होकर उन्होंने दक्षिणी राजस्थान के भीलों में अलख जगाने के लिए संप सभा का गठन किया। गुलामी की बेड़ियों से जकड़े जनमानस को उन्होंने झकझोरा, जिसका व्यापक असर पड़ा। उन्होंने बांसवाड़ा और गुजरात की सीमा रेखा की पहाड़ी मानगढ़ से अपना शंखनाद किया।
वहां धूणी रमाई, भजन कीर्तन हवन और उपदेशों के माध्यम से जो चेतना जगाई, उसने आसपास के सभी शासकों की नींदें उड़ा दी। अपने समाज सुधार के कार्यक्रम में उन्होंने जगह जगह संत सभाएं बनाई। उन संत सभाओं के अंदर उनके जो उपदेश थे, उसमें मुख्य उपदेश थे शराब नहीं पीना, बेगार नहीं देना और किसी से डरना नहीं, सरकारी न्यायालयों में नहीं जाना। इन सब चीज़ों का पड़ोसी रियासतों पर बहुत बुरा असर पड़ा। बांसवाड़ा में हमने देखा था कि 1 साल के अंदर शराब की बिक्री 1/3 रह गई थी। भला रियासतें ये सब कैसे बर्दाश्त करती। इसलिए वो सारी रियासतें उनका विरोध करने लगी। यद्यपि उनमें ताकत नहीं थी, इसलिए उन्होंने अंग्रेज सरकार से इसके लिए मदद मांगी। देश के इतिहास में शांतिपूर्ण तरीके से धार्मिक उत्सवों के जरिए सामाजिक बदलाव लाने वाले इन भोले भाले वीरों की संप सभा को अंग्रेज फौज ने जिस बेरहमी से मशीन गनों और बंदूकों की गोलियों से भूना, उसके सामने तो जलियांवाला बाग की घटना बहुत छोटी नजर आती है। 17 नवंबर 1913 को प्रमुखतः घटित इस घटना में 1500 से अधिक लाशों का ढेर बिछ गया। बरतानी सत्ता के साथ मिलकर रियासतों द्वारा रचे गए इस कुचक्र ने वागड़ के अलावा मेवाड़, मालवा सहित दूर दूर तक हलचल मचा दी। जनता को डराने के लिए कई कौतुक किए गए। भील आंदोलन के चलते ही मेवाड़ के बिजौलिया में ऊपर माल की अनुगूंज सुनाई मेरी धरा ने। वहां ठिकाने द्वारा किसानों से 84 तरह की लागतें कर के रूप में वसूली जा रही थी। इस धरा पर क्रांतिवीर विजय सिंह पथिक की पंक्तियां कह रही थीं, यश वैभव सुख की चाह नहीं, परवाह नहीं जीवन न रहे, यदि इच्छा है केवल यह है, जग में स्वेच्छाचार दमन ना रहे। आंदोलन तो 1897 में ही शुरू हो गया था, लेकिन पथिक जी के नेतृत्व में माणिक्यलाल वर्मा और राम नारायण चौधरी सहित कई कार्यकर्ताओं ने किसानों की आवाज को बुलंद किया। मेवाड़ महाराणा भी चाहते थे कि बरतानियों के खिलाफ उनके यहाँ कुछ हो। महाराणा फतेह सिंह एक एंटी ब्रिटिश मूवमेंट चाहते थे, क्योंकि वो हमेशा जानते हैं आपको करजन के दरबार में नहीं गए थे, तो करजन के दरबार में नहीं गए थे और वो एंटी ब्रिटिश मूवमेंट चाहते थे। तो एंटी ब्रिटिश मूवमेंट के लिए कोई ना कोई फार्मूला तो होना ही चाहिए। तो जो माइनॉरिटी मेरे फादर की थी, माय फादर, मेरे पिता इस राजघराने के जो राजा रहे, तो उनकी उम्र 11 साल की थी। 11 साल की उम्र में उनको राजा बना दिया गया। तो राजा बनाने के बाद के अंदर मेवाड़ सरकार की तरफ से अमर सिंह जी राणावत कुंचोली के जो थे, वो हमारे यहाँ पर मुंसरिम नियुक्त किए गए थे, और उन्हीं के पास डूंगर सिंह जी भाटी थे, वो नायब मुंसरिम हमारे यहाँ पर नियुक्त होकर के आए थे। उन्हीं के ये ही एडमिनिस्ट्रेशन के बीच के अंदर ये सारा आंदोलन हुआ था। तो उस आंदोलन के पीछे जो प्रेरणा थी वो यही थी कि एंटी ब्रिटिश मूवमेंट हो जाए। तो जब टाटगढ़ की जेल तोड़ करके जब बाहर निकलने की योजना बनी थी, जिसके अंदर टाटगढ़ की जेल के अंदर अपने खरवा के गोपाल सिंह जी भी थे, तो अर्जुन लाल सेठी भी थे, तो केसरी सिंह जी वारट भी थे, तो ये सबसे जूनियर मोस्ट थे वो विजय सिंह जी पथिक थे। तो इनको पहले आगे निकाल करके और फिर बाहर निकलने वाली योजना बनी थी। तो वहाँ से ये रवाना होकर के कोठारी आ गए थे। तो यहाँ से सीताराम दास जी ने जा कर के और उनको यहाँ ले आए। यहाँ ला करके उनको कहा कि यहाँ का वातावरण को देखो, और जैसा दरबार कुछ एंटी ब्रिटिश मूवमेंट चाहते हैं आप उसको प्रारंभ करने की कोशिश करो। तो मीडियम बन गया ठिकाना, समझे ना आप। परंतु आप खुद स्वयं सोच सकते हैं कि 11 साल का बच्चा किस तरीके से आप खराब बन सकता है, किस तरीके से अत्याचारी बन सकता है, इसके हाथ में कोई पावर ही नहीं है। और जो सन 1922 का एग्रीमेंट हुआ है, तो सन 1922 के एग्रीमेंट में जब सन 21 में मेरे पिताजी 18 साल के हो गए, और 18 साल के होने के बाद जब उनको पावर दे दिया गया, पावर मिलने के बाद उन्होंने एग्रीमेंट किया। उसके पहले तो वो बिल्कुल नाबालिग ही थे, जो मुंसरमात थी जो थी उसके आदर से। और उसके बाद में मेवाड़ का एडमिनिस्ट्रेशन बराबर बना रहा मकसूद अली जी मेरे पिता के साथ के अंदर अपॉइंट हुए थे, जो कि रेजिडेंट ने कोटा के सिविल सर्विसेज के आदमी को बुला करके हमारे यहाँ का कामदार नियुक्त किया था। तो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन खराब रहा हो या हमारा जनता के प्रति व्यवहार खराब रहा हो, ऐसी कोई वस्तु हमारे यहाँ पर नहीं थी।
ऊपरमाल के अनुष्ठान का दूर दूर तक प्रभाव पड़ा। इसी बीच मेवाड़ में ही मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में झाड़ौल क्षेत्र से आदिवासियों, भीलों, गरासियों और अन्य काश्तकारों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सामंत शाही के जुल्मों का विरोध किया गया। एकी का अनुष्ठान, एकी यानी एकता। मेवाड़ के सभी पंचों ने कसम खाई कि वे एक रहेंगे। तेजावत के नेतृत्व में कई ज्ञापनों को मिलाकर एक वृहद मांग पत्र महाराणा मेवाड़ के लिए तैयार किया गया, जिसे मेवाड़ पुकार का नाम मिला। इसी आंदोलन के दौरान नीमड़ा गांव में सुलह की बातचीत करते समय तेजावत को मशीन गन की गोली लगी। भूमिगत होकर वे अलख का काम करते रहे। 1929 में उन्हें गिरफ्तार कर 7 वर्ष के लिए जेल भेज दिया गया। आज़ादी मिलने तक इस आंदोलन का कोई हल नहीं निकला। ये मसीहा लड़ता ही रहा। किसानों की मेरी धरा पर खेतिहर पूरे समय रियासतों से अपने अधिकारों के लिए लड़ते रहे और आगीवानों के साथ ही साथ कलमकार उनकी आवाज को मुखरित करते रहे। जन जन में जनता की ज्योति, जन जन में जनता की ज्योति, जन जन का प्रतिलाभ। कोयल कूक रही गुंजन में, कब तक सोओगे बेहाल। जन जन में जनता की ज्योति, जन जन में जनता की ज्योति, जन जन का प्रतिलाभ। कोयल कूक रही गुंजन में, कब तक सोओगे बेहाल। कोयल कूक रही गुंजन में, कब तक सोओगे बेहाल। कोयल कूक रही गुंजन में, कब तक सोओगे बेहाल। सन 1903 में लॉर्ड कर्जन ने दिल्ली में देसी रियासतों के शासकों का दरबार बुलाया। मेवाड़ी महाराणा के उसमें शामिल होने की बात मालूम होने पर कवि केसरी सिंह बारहट ने चेतावनी राचूठिया शीर्षक से 13 सोरठे लिखकर महाराणा फतेह सिंह को भिजवा दिए। कवि के इन चूठियों से महाराणा का सोया हुआ स्वाभिमान जाग उठा। वे कर्जन के दरबार में शामिल नहीं हुए। शाहपुरा के ठाकुर केसरी सिंह बारट, खरवा के ठाकुर गोपाल सिंह और जयपुर के अर्जुनलाल सेठी ने मेरे यहाँ क्रांति की उस मशाल को थामा जिसे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने शिवाजी जयंती और गणेशोत्सव के रूप में मराठा क्षेत्र में प्रज्वलित किया था। बारहट जी ने तो अपने पूरे कुटुंब को क्रांति में झोंक दिया। उनके अनुज जोरावर सिंह पुत्र कुंवर प्रताप ने दिल्ली में वायसराय की सवारी पर बम विस्फोट करके अंग्रेजी सत्ता को सीधी चुनौती दी थी। उन्हें यह काम महाविप्लवी रास बिहारी बोस ने सौंपा था, जिन्हें विश्वास था कि ऐसा साहसी काम उन सरीखे जीवट और विश्वास वाले ही कर सकते हैं। अंततः कुंवर प्रताप 1918 में मातृभूमि की बलिवेदी पर शहीद हो गए। इन स्थानीय संघर्षों के बीच ही गांधी का भारत भूमि पर आगमन हो चुका था। आते ही जनता ने उन्हें हाथों हाथ लिया और कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व सौंप दिया। नवयुग के नव अवतार, गुजरात मूल के दक्षिण अफ्रीका से बैरिस्टरी छोड़कर आए इस संत का मेरे यहाँ भी व्यापक प्रभाव पड़ा। हर ओर उनका अनुयायी बनने की होड़ थी। सबने उनके असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, स्वदेशी को स्वीकारा और खादी को अपना जीवन बनाया। गांधी ने जब नमक सत्याग्रह किया तो मेरे सपूत भी उसमें शामिल होने जा पहुंचे। गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन को मेरी धरती के निवासियों ने भरपूर समर्थन दिया और यहाँ हर शहर गांव ढाणी के बाशिंदे उसमें पूरे जोशो खरोश के साथ शामिल हुए। स्वराज आंदोलन भी खूब चला। मेरी धरती का हर युवा गांधी के साथ चलने को आतुर था। और आया 1942 का साल। मुंबई में 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस का प्रस्ताव पारित हुआ। अंग्रेजों भारत छोड़ो
क्विट इंडिया। मेरी धरती की संतानों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हर तरफ बरतानी हुकूमत को उखाड़ फेंकने और भगा देने के लिए जोशे जज्बा देखने लायक था। जयपुर के सिवाय कोई भी रियासत ऐसी नहीं थी जहां कांग्रेस से जुड़े संगठनों के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने इसमें हिस्सा ना लिया हो। कोटा में तो जनता ने ही शासन संभाल लिया और महाराव को समझौते के लिए बाध्य कर दिया। तमाम पुलिस वाले जो थे वो अंदर कोतवाली में घुस गए और हमने जाकर के और उनसे कह दिया हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम भी हमारे भाई हो, लेकिन अब तुम जहाँ के जाए बैठ जाओ। और ऊपर के कमरे में जो था वो DYSP था, वो बैठा था, जो गोली का चार्ज करने के पहले ही हमने उसको पकड़ लिया। तो वो ऑर्डर भी नहीं दे सका था, पुलिस वाले गोली भी नहीं चला सके और हमारा कब्जा पत्थरों की वर्षा कोतवाली में ढेर हो गया और उनके सब बंदूक हमने छीन ले। पूरी रिजर्व लाइन की पुलिस थी ना, वो सारी की सारी हमने। उसके बाद जब हमारा कब्जा कोतवाली पे हो गया तो जो यहाँ का DI वो था प्रधानमंत्री गोसालिया, वो उसको हमने जाकर के घेरा तो वो भागा। जो कोटा स्टेशन के बजाय डाकने स्टेशन है, जहाँ जाकर के उसने मेल रुकवाई और उससे रवाना बम्बई हो गया। जंग आज़ादी का ये सिलसिला चलता रहा और मैं देखता गया कि किस तरह से मातृभूमि से प्रेम करने वाले खुद को होम कर देने के लिए आगे आते गए। उन्होंने किसी की परवाह नहीं की, ना तो गोलियों की और ना ही प्रतिबंधों की। वे हर बेड़ी को तोड़ देना चाहते थे। बरतानी ताज के पिट्ठू स्थानीय शासक घबरा उठे थे, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया था कि अब राज उनके हाथ में नहीं रहेगा, बल्कि जनता के नुमाइंदे उन पर राज करेंगे। इसी बौखलाहट में गोरी सरकार के ये कारिंदे हर सितम ढहा देने में आगे निकलना चाहते थे। और आई स्वाधीनता। 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को देश आजाद हो गया। जगमगा उठा देश। 15 अगस्त 1947 को प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराया तो मेरे यहाँ भी पताकाएं सब जगह फहराने लगी। फिर शुरू हुआ सिलसिला मेरे गठन का। देश के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसमें मेरी खासी मदद की। मैं उड़ीसा में गया था, वहाँ कोई 28 राज्य छोटे मोटे राजस्थान थे। उन राजाओं को मैंने बुलाया, उनको समझाया कि छोटी छोटी जो हुकूमत है, छोटे छोटे राजस्थान है, उसमें आप क्या करेंगे। एक छोटे कुएं में एक मेढक बन के क्या पड़े हो। आप मानते हैं आप राजा है। अब मैं राजकुटुंब में मेरा जन्म नहीं हुआ है, लेकिन मेरे सारे हिंदुस्तान की हुकूमत में मेरा हिस्सा है। आप क्यों ऐसा काम नहीं करते, छोटे खड्डे में क्यों पड़े हो, महासागर में पड़ो। रियासतें सहमत होती गईं और मैं बनता गया। लौह पुरुष पटेल ने 30 मार्च 1949 के दिन जयपुर में वृहद राजस्थान के रूप में मेरा उद्घाटन किया। महाराजा सवाई मानसिंह को राज प्रमुख बनाया गया। 4 अप्रैल 1949 को पंडित हीरालाल शास्त्री के नेतृत्व में मंत्रिमंडल का गठन हुआ। देश की आजादी के बाद वृहद राजस्थान के निर्माण में प्रदेश की गरीब, पिछड़ी और सदियों से शोषित जनता ने अपनी स्वाधीनता के सपनों को साकार किया। प्रदेश के निर्माण की प्रक्रिया 1 नवंबर 1956 को पूरी हुई, जब अजमेर मेरवाड़ा का भी इसमें विलय हो गया। 21 फरवरी 1952 को पहली विधानसभा गठित हुई। जनता ने लोकतांत्रिक अनुष्ठान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पंचवर्षीय योजनाओं के साथ ही विकास की असल यात्रा की शुरुआत हुई। अनवरत संघर्ष और सतत निर्माण की मेरी कोटि कोटि जनता ने अपने सपनों और संकल्पों को एक एक कर पूरा किया और कंधे से कंधा मिलाकर मेरी अखंडता और एकता की सुरक्षा की। पूर्णता तो खैर कभी नहीं होती, लेकिन उसकी ओर बढ़ते रहने की ललक ही उस दिशा में ले जाती है। ये ललक
मेरे यहाँ पूरी हो रही है और नित प्रतिदिन आसमां की ऊंचाइयां छूने के अभिनव आकार साकार हो रहे हैं। भव्यता मेरे कण कण में है, रंग मेरे अनगिनत हैं। मेरे सौंदर्य का आख्यान कुछ इस तरह से है। धरती धोरारी, धरती धोरारी, धरती धोरारी। धरती धोरारी, धरती धोरारी, धरती धोरारी। आतो सुलगाने शर्मावे, ई पर देव रमण ने आवे, हीरो जस नर नारी गावे। धरती धोरारी, धरती धोरारी, धरती धोरारी। सूरज कण कण ने चमकावे, सूरज कण कण ने चमकावे, चंदो इमरत रस बरसावे, तारा निश्रावण कर जावे। धरती धोरारी, सुरगाने शर्मावे, ही पर देव रमण ने आवे, हीरो जस नर नारी गावे। धरती धोरारी, धरती धोरारी, धरती धोरारी। ही पर देव रमण ने आवे, हीरो जस नर नारी गावे। धरती धोरारी, धरती धोरारी, धरती धोरारी।
ही पर तनड़ो मनड़ो वारा ही पर तनड़ो मनड़ो वारा ही पर जीवन प्राण बारा हीरी ध्वजा उड़े गिगनारा धरती धोरारी ही पर देव रमण न आवे हीरो जस नर नारी गावे धरती धोरारी धरती धोरारी धरती धोरारी आज मैं इतना ही कहूँगा कि मैं विनम्र हूँ और सदैव ही ऐसा ही रहूँगा जब तक सृष्टि रहेगी। मैं राजस्थान हूँ, मेरी गाथा को गाता मैं राजस्थान हूँ।